नमस्कार, सुस्वागतम। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बसंत ऋतु की ऋतुचर्या प्रस्तुत कर रहे हैं। ऋतुचर्या दो शब्दों से मिलकर बना है। ऋतु अर्थात मौसम, चर्या अर्थात खान पान या आहार विहार। तो मौसम के अनुरूप चर्या हमारे आयुर्वेद में और हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत महत्व है। आपने देखा होगा कि अक्सर जब ऋतुएं बदलती हैं तो लोग अधिक बीमार पड़ते हैं। उसका कारण क्या होता है कि ऋतु के अनुरूप हमारे शरीर के जो धातु होते हैं, तत्व होते हैं या दोष जिनको कहते हैं वात पित्त कफ, इनमें परिवर्तन होता है। तो उस समय अगर हम उचित खान पान का ध्यान ना दें तो उस समय कई बीमारियां हो सकती हैं और लंबे समय के लिए भी हम उन बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। इससे बचने के लिए आयुर्वेद में ऋतुचर्या का विधान किया गया है। अपने भारत में 6 ऋतुएं पाई जाती हैं। इस दृष्टि से हम सौभाग्यशाली हैं। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। चूंकि ये वसंत चल रहा है इसलिए आज हम वसंत की ऋतुचर्या प्रस्तुत कर रहे हैं। वसंत ऋतु हिंदी में चैत्र और वैशाख मास जिसको बोलते हैं उसी में पड़ता है। अंग्रेजी महीनों में कभी कभी 10-5 दिन का अंतर होता है, तो उसके हिसाब से हमको देख लेना चाहिए और एकदम इसको तारीख से मान के नहीं चलना। कभी 2-4 दिन आगे पीछे तो मोटा मोटा बसंत का ऋतु आता है, सबको पता चल जाता है। बसंत का ऋतु वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ऋतुराज कहा गया है, ऋतुओं का राजा कहा गया है। इसमें प्रकृति में चारों तरफ मादकता और उल्लास का वातावरण होता है। लेकिन इसमें अगर हम स्वास्थ्य के नियमों का ध्यान ना दें, जरा सी चूक कर दें तो कई प्रकार के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। तो आज हम बसंत ऋतु में कैसा खान पान रखना चाहिए, आपको कैसी दिनचर्या रखनी चाहिए, इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। वसंत ऋतु ग्रीष्म काल और शीतकाल का संधिकाल होता है। शीतकाल समाप्त हो रहा होता है, ग्रीष्मकाल प्रारंभ हो रहा होता है। इस ऋतु में शीतकाल में संचित कफ सूर्य के प्रभाव के कारण, सूर्य के ताप के कारण कुपित होता है। सर्दी समाप्त हो रही होती, गर्मी बढ़ रही होती। इसके कारण कई प्रकार के लक्षण हमारे शरीर में प्रकट होते हैं, जैसे जठराग्नि का मंद पड़ना, भूख कम हो जाना, जो आप खाते पीते हैं वो ठीक से पचता नहीं है, सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, वोमिटिंग सेंसेशन होना, मिचली आना, शरीर में आलस से किसी काम में मन ना लगना, ऐसे अनेक प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं जब हमारे शरीर में कफ का प्रकोप अधिक होता है। तो इस कफ के प्रकोप को कम करने के लिए हमारे खान पान में, रहन सहन में कुछ हमको सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे आयुर्वेद में कफ दोष को दूर करने के लिए 3 स्वाद बताए गए हैं। इनको भोजन में पहले क्या परिवर्तन करना चाहिए उस पर हम ध्यान देंगे। 6 रस होते हैं, उसमें से लवण यानी नमकीन, अम्ल यानी खट्टा, मधुर यानी मीठा, ये 3 रस इस ऋतु में नहीं खाने चाहिए। ये कफवर्धक होते हैं। इस ऋतु में कटु, कसाय और तिक्त, यानी जो लोग तीखा और कड़वा खाने के शौकीन हैं उनके लिए भी अच्छा है। तो तिक्त और कटु में भी थोड़ा भेद कर लेंगे। जैसे एक हरी मिर्च होती है, लाल मिर्च होती है, ये कड़वा है। करेला है और ऐसे नीम है, ये तिक्त है। कसैले में आंवला हो गया, पीपली हो गया। तो ऐसे तिक्त, कटु और कसाय पदार्थों से जो बने भोजन हैं उन्हीं का हमें सेवन करना चाहिए। प्रकृति में 6 ही स्वाद हैं, 6 ही रस हैं। इन्हीं 6 रस में दुनिया के सारे खाद्य पदार्थ हैं। तो हमको ध्यान देना पड़ेगा कि इस 3 श्रेणी में कौन कौन पदार्थ आएंगे। तो पहले हमको नमकीन, खट्टा और मीठा कम से कम खाना या नहीं खाना। इसके बाद कड़वा, कसैला और तीखा, इस स्वाद वाले तो पदार्थों का सेवन करना। इसमें नए अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। पुराने जो अनाज होते हैं, जौ, गेहूँ, चना, मसूर, इस प्रकार के जो चावल, पुराने अन्न से पके भोजन का प्रयोग करना चाहिए। नए अन्न का सेवन नहीं करना। और जो ज़्यादा गरिष्ठ पदार्थ हो जैसे उड़द है, तो इस प्रकार के पदार्थों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। जो पचने में गरिष्ठ होते हैं वे भी कफवर्धक होते हैं। ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो विस्तार से हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे कि क्या क्या आपको खाना है, क्या क्या नहीं खाना है। आप वहाँ देख लीजिएगा। यहाँ हम आपको मोटा मोटा एक
बता दे रहे हैं कि किस प्रकार के पदार्थ खाने, किस पदार्थ के नहीं खाने, वहाँ पूरी सूची डाल देंगे। तो आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, जो भी हरी सब्जियाँ होती हैं ऋतु के अनुसार, लौकी है, पालक है, टिंडा, वो क्या बोलते हैं, तरोई है, ऐसे मूली है, तो जो ऋतु के अनुसार सब्जियां पाई जाती हैं उनका सेवन करना, उनका सूप ले सकते हैं, करेला वगैरह भी अधिक खा सकते हैं, कच्चे केले की सब्जी, जमीकंद की सब्जी, ये सब चीज़ आप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। आपको मैं पहले बता दिया गरिष्ठ पदार्थ नहीं खाना, तो जो ज़्यादा रबड़ी है, कचौरी है, मिठाई है, दही बड़ा है, ऐसे चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। इसमें खजूर है, ज़्यादा इस प्रकार के, इस प्रकृति के जो भी भोज्य पदार्थ हैं उनको नहीं खाना चाहिए। खास करके चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, इनको तो छूना नहीं। जंक फूड, फास्ट फूड भी नहीं खाना चाहिए आपको इस ऋतु में, क्योंकि ये सब आपके वात पित्त कफ के समीकरण को बिगाड़ देंगे और बाद में आप इसी समय केवल समस्याएं नहीं होंगी, ये बाद में भी समस्याएं होंगी। तो इन समस्याओं से बचने के लिए पहले तो आप भोजन पे अपने ध्यान देंगे। इसके बाद हम बता रहे हैं और दिनचर्या के इस ऋतु में व्यायाम का बहुत महत्व है। हल्का व्यायाम तो अवश्य करना चाहिए, वैसे भारी व्यायाम ना करें। शीतकाल में भारी व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन बसंत ऋतु में थोड़ा हल्का व्यायाम जिसमें शरीर का संचालन अधिक हो, क्योंकि इसमें गर्मी का प्रभाव बढ़ना लगता है तो शरीर में जलीय अंश कम होने लगता है, इसका ध्यान रखें। सोना तो बिल्कुल नहीं है दिन में, रात में देर तक जगना नहीं है। दिन में सोने से कफ की वृद्धि होगी तो आप रुग्ण हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, इसलिए इसमें नींद और आलस बहुत आता है। लेकिन फिर भी दिन में अधिक से अधिक गतिशील रहना है, क्रियाशील रहना है बसंत ऋतु में। इस मादकता का आनंद नहीं लेना है, नहीं तो फिर समस्या खड़ी होगी। दूसरा, इस ऋतु में उबटन का विशेष महत्व है। आपने देखा होगा प्राचीन काल में इस हमारे घरों में बच्चों को इस समय में उबटन बहुत लगाते थे, तो विभिन्न प्रकार के उबटन अपने यहाँ तैयार किए जाते हैं, चने के बेसन से और सरसों से, ऐसे कई पदार्थ, चीज चंदन मिला के और दूध मिला के, तो जो भी आप मिलाते हैं उससे मतलब नहीं है। किसी भी प्रकार के उबटन शरीर पे इस समय जरूर लगाना। उबटन से हमारे कफ जो विभिन्न चैनल्स में छिपे होते हैं वो गल जाते हैं और शरीर को नई ऊर्जा मिलती है। शीतकाल में जिस प्रकार से तेल मर्दना, अभ्यंग का बहुत महत्व है, उसी प्रकार से इस काल में उबटन का महत्व है। जो लोग उबटन नहीं कर सकते, कहीं अकेले रहते हैं, तो कम से कम जब तक धूप तेज नहीं हो रहा है तब तक तेल मालिश जरूर कर लें। मसाज मालिश आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा योग, अब कोई व्यायाम करें तो अच्छी बात है, लेकिन आसन प्राणायाम इस ऋतु में जरूर करना चाहिए, वो आपके लिए विशेष लाभदायक है। जो लोग खटकर्म जानते हैं उनको इस समय वमन करना चाहिए। आयुर्वेद में वमन का विशेष महत्व है, तो औषधि देकर के वमन कराते हैं, लेकिन योग में हम लोग कुंजर क्रिया बिना औषधि के करते हैं, तो कुंजर क्रिया का इस समय विशेष महत्व है। रात में खुले आकाश में सोना, दिन में धूप में ज़्यादा देर तक रह जाना, ये भी बचाना है। इस समय क्या होता है, सुबह के समय मौसम ठंडा होता है, दिन में गर्म हो जाता है। हमको लगता है कि अब तो सर्दी चली गई, तो सर्दी की जो दिनचर्या है वो छोड़ देते हैं, हम बिल्कुल गर्मी के मोड में आ गए और ठंडे पदार्थों का सेवन करने लगे, ऐसे भी कोई टी शर्ट पहन के रात में निकल गए। तो ये नहीं करना। अभी सर्दी जा रही है, ठंडी आ रही है, तो अभी आपको ये मान के चलना है कि ठंडी एकदम गई नहीं है। दोनों के मध्य की दिनचर्या, धीरे धीरे शीतकाल की दिनचर्या छोड़िए, ग्रीष्म काल की दिनचर्या को अपनाइए। मैं पहले बता चुका हूँ कि क्या खाना क्या नहीं खाना, इसकी विस्तृत सूची में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ आप देख लेंगे, तो वहाँ एक एक चीज़ की आपको विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। यहाँ मैं आपको एक संकेत दे सकता हूँ, तो वो दे रहा हूँ। इस ऋतु में एक मुफ्त की दवा आप सेवन कर सकते हैं, तो साल भर स्वस्थ रहेंगे। बसंत ऋतु में जब पुराने पत्ते गिर जाते हैं, नई नई कोपलें निकलती हैं नीम के पेड़ में, एकदम प्रीमेच्योर जो पत्ते होते हैं, तो उनको 8-10 पत्ता सुबह खाली पेट 2 सप्ताह तक नियमित लेना है। अगर इसको आप 2 सप्ताह तक ले लिए तो साल भर आपको रक्त दोष, फोड़े फुंसी नहीं होंगे, और सिर्फ रक्त दोष से नहीं बचाएगा, और असाधारण परिवर्तन करता शरीर में। आयुर्वेद शास्त्र में इसका विशेष महत्व है। बाकी समय आप कितना नीम लेंगे, कैसा लेंगे, उतना इफेक्टिव नहीं होगा।
इस समय केवल 15 दिन लेना हो। जैसे वैक्सीनेशन होता है कि एक डोज ले लिए तो जीवन भर के लिए इस रोग से मुक्त हो गए, वैसे ही साल भर के लिए आप विभिन्न प्रकार के त्वचा रोगों से आप वैक्सीनेट हो जाते हो। कफ दोष भी ये दूर करता है। तो नीम आप जरूर सेवन करें। एक चीज का और ध्यान देंगे आपको, स्नान में इस समय गुनगुने पानी का प्रयोग करना है। जो लोग शीतकाल में ठंडे पानी से नहाते थे उनको तो बिल्कुल ठंडे पानी से नहाना है। जिनकी आदत है, जिनके ऊपर इस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनके लिए तो छूट है, वो ठंडे पानी से भी नहा सकते हैं। लेकिन सामान्य लोग, नाजुक प्रकृति के लोग ठंडे पानी से नहीं नहाएंगे, पानी को गुनगुना करके नहाएंगे। धीरे धीरे जब तापमान बढ़ जाएगा तब उसको मैनेज करेंगे, धीरे धीरे नॉर्मल पानी पे आ जाएंगे। पीने के लिए आपको गुनगुना पानी ही प्रयोग करना है। अगर आपको कोई कफ दोष प्रकट होता है, सर्दी, खांसी, वोमिटिंग या अपच जैसी शिकायत लगती है, तो आप एक चीज करें, पानी को बॉयल करें। पानी को बॉयल करते समय उसमें पीपल, सौंठ और काली मिर्च डालते हैं। उस पानी को ठंडा होने के बाद उसमें शहद डाल करके पिए, बहुत इफेक्टिव होगा। भोजन के बाद आप 1 चम्मच अजवाइन बॉयल करके या भोजन के साथ जो पानी पीते हैं ये ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप करेंगे तो आपका कफ दोष शांत हो जाएगा। और इस समय जब कफ दोष शांत हो गया तो आप जानते हैं सिर्फ इस समय होने वाली बीमारियों से आप नहीं बचेंगे, पूरे वर्ष के लिए। क्योंकि इस समय कफ का क्रम बिगड़ेगा तो आगे फिर ग्रीष्म आएगा तो एक चैन बन जाता है बिगड़ने का। तो बसंत ऋतु में ही अगर आप अपनी दिनचर्या को सही कर लेंगे तो यहीं से ये क्रम टूट जाएगा जो रुग्णता का है, बीमार करने का है। फिर ग्रीष्म ऋतु आएगा तो ग्रीष्म ऋतु की दिनचर्या हम बताएंगे उसके बारे में कि उस समय क्या खाना क्या नहीं खाना। तो अभी हमने बसंत के बारे में जो बताया इसका आप ध्यान रखेंगे। और अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन होता है तो डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। मुझे लगता है जानकारी आज के लिए पर्याप्त है। अगर आपको भी लगता है कि ये जानकारी उपयोगी है, समाज के सामने जानी चाहिए, तो आप किसी को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं। ये अच्छी बात है। हालांकि मुझे थोड़ा आर्ट फील होता है कहने में कि चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, लेकिन ये करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसी के साथ नमस्कार।